ठीक। तो आज हमें पढ़ना है क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक, और शक्ति पृथक्करण, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, और शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण और जुडिशियल रिव्यू एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें यह जाने कि शक्ति पृथक्करण है क्या। शक्ति पृथक्करण क्या है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण से क्या मतलब है? इसका मतलब ही होता है, पहले तो जानिए कि शासन के कितने अंग होते हैं। शासन के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन? 3 अंग होते हैं। पहला क्या है? कार्यपालिका, ठीक। दूसरा क्या है? व्यवस्थापिका या विधायिका, ठीक है, विधायिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, ठीक। अब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? प्रशासन, ठीक। विधायिका का काम क्या है? विधि निर्माण, विधि निर्माण। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय प्रदान करना। क्या? विधियों के अनुसार, जो भी विधि विधायिका के द्वारा निर्मित किया गया है या संविधान में जो भी है उसी के अनुसार न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का काम है, ठीक है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि ये तीनों अंग स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होंगे। ये अपने अपने काम बड़े ही अपनी पूर्ण स्वतंत्रता से करेंगे, ठीक। अब अगर हम प्रेसिडेंट सिस्टम या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देखें तो वहां पर क्या होगा? मान लीजिए अमेरिका को लेते हैं, ठीक। अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। वे अपनी सहायता के लिए अधिकारियों या मंत्रिमंडल अपने सहायकों का, सहायक अधिकारियों का या मंत्री की तरह स्वयं निर्माण करता है। राष्ट्रपति यहाँ स्वयं अपने सहायक या अधिकारी जो उनकी सहायता करेंगे उनका निर्माण करता है और वो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, ठीक है। और वहां पर विधायिका क्या है? विधायिका मतलब कांग्रेस है ना। कांग्रेस वहां विधि निर्माण करती है, विधि निर्माण, ठीक है। कांग्रेस वहां क्या करती है? विधि निर्माण। और न्यायपालिका मतलब वहां का सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रदान करता है। मतलब यहां पर तीनों अंग पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है? भारत में कार्यपालिका का निर्माण कहां से हो रहा है? कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य हैं, है ना। विधायिका के सदस्य हैं मतलब संसद के सदस्य हैं, सभी संसद के सदस्य हैं। मतलब कोई भी मंत्री 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य हो ही जाता है और मंत्री सब कार्यपालिका के मंत्रियों के सलाह से ही मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति निर्णय लेता है, ठीक है। मुख्य कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, ठीक। तो राष्ट्रपति निर्णय लेता है किसकी सलाह से? मंत्रियों की सलाह से। तो सीधी सी बात है कि अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में मधुर संबंध है। मधुर संबंध से मतलब यह है कि कार्यपालिका ही विधायिका का
विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य हैं। जाहिर सी बात है कि विधायिका के निर्णय को या विधायिका की सोच को कार्यपालिका प्रभावित करेगी कि नहीं? तो यहां पर पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाएगा। पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाएगा, है ना? मतलब कि आदर्श उदाहरण नहीं कहा जा सकता। और अमेरिका को शक्ति के पृथक्करण का आदर्श उदाहरण कहा जा सकता है। किसको? अमेरिका को कहा जा सकता है। ठीक, अब हम आते हैं, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से जुड़ा है। ठीक, तो अगर शक्ति पृथक्करण है तो वहां जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि अगर विधायिका ने कुछ ऐसे कानून बनाए, कुछ ऐसे संशोधन करे जो कि न्याय संगत नहीं है, तो वहां पर न्यायपालिका अपना काम करेगी। ठीक, तो जाहिर सी बात है जुडिशियल रिव्यू होगा, है कि नहीं? भारत में भी जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन भारत में अमेरिका जैसी सशक्त जुडिशियल रिव्यू नहीं है, क्योंकि भारत में पहली बात तो न्यायिक पुनर्विलोकन की स्पष्ट शब्दों में कहीं व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहां से प्राप्त करती है? आर्टिकल 13, 32 एवं 226 मुख्य रूप से यही तीनों जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के द्वारा ये भारत की जो न्यायपालिका है वो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, इतना समझ में आ गया? 13, 32, 226 मतलब 13, 32 एंड 226। अब हम ये जानेंगे कि 13 में है क्या, 13 में क्या है, और 32 में क्या है, और 226 में क्या है। संक्षेप में ये जान जाइए कि 13 में क्या है कि विधियां शून्य होंगी उस मात्रा तक शून्य होंगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से असंगत है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये वास्तव में जो भी मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का अगर अल्पीकरण कर रही हैं तो उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे इसके विभिन्न खंड भी हैं, जैसे मान लीजिए 13(1) की बात कर रहे हैं। 13(1) संविधान के लागू होने के ठीक पहले जो विधियां थी, भाई जब संविधान लागू हुआ तो उसके ठीक पहले जो विधियां थी वो भी शून्य होंगी जहां तक वो असंगत है। जहां तक असंगत है केवल उतना ही। ठीक है, जहां तक असंगत है केवल उतना ही। इसके यहीं पर पृथक्करणिता का सिद्धांत है। पृथक्करणिता का सिद्धांत क्या कहता है? पृथक्करणिता का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए कोई विधि है वो पूर्ण रूप से असंगत नहीं है मूल अधिकार से, पूर्ण रूप से असंगत नहीं है, तो जितना असंगत है उतना तो शून्य होगा। जितना असंगत है उतना शून्य होगा। ठीक है, उतना तो शून्य होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पूर्ण रूप से पूरी विधि असंगत नहीं है ना? तो पृथक्करणिता का सिद्धांत ये कह रहा है कि अगर
उस विधि का मूल उद्देश्य क्या? अगर उस विधि का पूरे अधिनियम को, इसमें यदि किसी अधिनियम को कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। ठीक है, उस भाग को अलग किया जा सकता है। किस भाग को? यदि किसी ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। बात समझ रहे हैं? जो मूल अधिकारों से असंगत था, मूल अधिकारों से असंगत था, केवल उसी को शून्य किया जाएगा, केवल उसी को शून्य किया जाएगा, न कि पूरी विधि। क्लियर हो गया? इसी को पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसा कि 13(2) में क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 13(2) 13(2) में क्या है? 13(2) ये कहता है कि राज्य क्या करेगा? कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। 13(1) में तो है कि जो संविधान के ठीक पहले कोई ऐसी विधियां थी तो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक असंगत है। 32 क्या कहता है कि राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा कि जो कि मूलाधिकारों से असंगत है। ठीक है, क्या कहा गया है? ये नहीं बनाएगी तो इस भाग द्वारा अधिकारियों को छीनती है या न्यून करती है और के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि या उल्लंघन की मात्रा तक पूर्ण होगी। ठीक, उल्लंघन की मात्रा तक मतलब राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा कि जो मूलाधिकारों से असंगत है, और अगर बनाएगा तो जहां तक वो उल्लंघन कर रही है वहां तक वो शून्य होगी। ठीक है, शून्य होगी। यहां पर भी वो पृथक्करणीयता का सिद्धांत के तहत वही मात्रा शून्य होगा जो मात्रा जहां तक वो असंगत है। ठीक है, और आर्टिकल 13(3) में क्या है? 13(3) का मतलब यह है कि यहाँ पर विधि क्या है? विधि क्या है? ठीक, विधि क्या है? इस 13(3) में यह बताया गया है कि विधि क्या है। विधि का अर्थ क्या है? आदेश मतलब कि कानून, विधि मतलब अध्यादेश भी विधि है। क्या? आदेश भी विधि है। ठीक, नियम, विनियम, क्या? अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, नियम, विनियम, अधिसूचना, आदि, ये सब क्या है? विधि है ना। अब इसमें एक खंड और है 13(4). 13(4) क्या है? ये संशोधन से संबंधित है। कौन सा संशोधन है? 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके अंतर्गत है? 13(4). ठीक है, 13(4) क्या है? 24वां संशोधन अधिनियम 24वां 1971। ठीक, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा उस पर इस अनुच्छेद 13 की 1 या 2 की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि संशोधन 368 की जो संशोधन की शक्ति है वो असीमित है। ठीक, ये संशोधन यही कहना चाहता है
कि 368 के संशोधन की शक्ति असीमित है। ठीक है, इसके तहत ये कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, मतलब 13 की कोई बात 368 के तहत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक, ये तो बाद का प्रश्न आया, हमने भी इस पर इसलिए बोल दिया कि ये इसका खंड है, लेकिन ये 1971 में ऐसा किया गया। लेकिन इसके पहले भी मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये प्रश्न उठता रहा। ठीक, किन आधारों पर उठता रहा? किन आधारों पर उठता रहा? हम पहले ये जाने। सपोज करिए, मान लीजिए आर्टिकल 13 है। ठीक, इसमें यही कहा गया है कि विधियां अगर असंगत है तो शून्य होंगी मूल अधिकारों से। तो वहां पर यह कहा गया कि क्या प्रश्न ये उठा कि संविधान संशोधन विधेयक इस अनुच्छेद 13 के अर्थ में क्या है, विधि है कि नहीं है? विधि है कि नहीं है, यही प्रश्न उठा। अगर ये, अब सीधी सी बात है, अगर आर्टिकल 13 के अर्थ में संविधान संशोधन विधेयक विधि है, तब तो ये संशोधन नहीं किया जा सकता किसी भाग में। तब तो ये भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकता ना। अगर ये विधि है तो संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतः ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर विधि नहीं है, क्या विधि नहीं है इस 13 के अर्थ में, जहां 13 जिस विधि के बारे में कहा गया है, 13 में जिस विधि के बारे में कहा गया है, अगर वो विधि ये नहीं है, वो विधि नहीं है, तब तो संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ठीक ना। तो इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय आए। कुछ निर्णय में, किसी निर्णय में कहा कि विधि है, अतः ये संशोधन नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यह स्वतः शून्य हो जा रहा है। अब अगर विधि नहीं है तो ये संशोधन, विधि नहीं है, जब निर्णय उन्होंने कहा कि विधि नहीं है, तब संशोधन किया जा सकता है ना। लेकिन अंततः जाकर के 1973 का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि 24वें संशोधन की वैधता पर प्रश्न उठाया था। ठीक है, अभी हम कुछ निर्णयों को देख लेते हैं। कौन से निर्णय क्या रहे, संक्षेप में, है ना। कुछ निर्णय को देख लेते हैं कि किस निर्णय में क्या हुआ। जैसे इसी संदर्भ में एक निर्णय था, कौन सा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब कि वाद कौन सा था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। कौन सा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। ठीक, अब इसमें यह कहा गया कि जो 368 के
368 के अधीन संविधान संशोधन विधेयक है, होता है संशोधन विधेयक। ठीक, संशोधन विधेयक ये क्या है? 13(2) के अर्थों में, यानी 13(2) में जिस विधि की बात की गई है, क्या 13(2) में जिस विधि की बात की गई है, ठीक, उस परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक, और उस परिभाषा में शामिल नहीं है, 13(2) में शामिल नहीं है, उस परिभाषा में शामिल नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर वो उस परिभाषा में भी है ही नहीं तो फिर ये शून्य होगा ही नहीं। संशोधन विधेयक अगर शून्य नहीं होगा तो ये कहीं भी संशोधन कर सकता है, यानी भाग 3 के मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब फिर अब जैसा कि आपने भी, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट को राइट है कि वो अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है। मतलब अपना आदेश अगर उसकी अगली बेंच, उससे बृहद बेंच चाहे तो अपना आदेश रिव्यू कर सकती है, बदल सकती है ना। फिर कौन सा आया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, 1967। अब यहां पर भी वही प्रश्न आएगा कि उस अर्थ में विधि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो संशोधन कर सकता है, असीमित संशोधन कर सकता है ना। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर दिया गया। उसने क्या कहा? अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित हैं और अनुच्छेद 368 भी इसका अपवाद नहीं है। ठीक, मतलब कि जो 13(2) में जिन विधियों की बात की गई है उसमें सभी विधियां सम्मिलित हैं। ठीक है, तो और ये 368 का संविधान संशोधन विधेयक भी इसी में शामिल है। संविधान संशोधन विधेयक इसी में शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक असंगत है, जिस मात्रा तक असंगत है उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। अर्थात ये 368 के द्वारा संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है। अब क्या निष्कर्ष निकलेगा इससे? हाँ, 368 के द्वारा संशोधन की शक्ति क्या है? असीमित नहीं है, असीमित नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अगला चरण क्या आता है? अब ये क्लियर हो गया ना कि 368 ही सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर क्लियर कर दिया कि आर्टिकल 36A असीमित संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि मूल अधिकार अनुच्छेद 13 के तहत अगर ये मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो स्वतः स्वयं शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये उसी परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला चरण कब आया? इसी के बाद एक संशोधन हुआ। कौन सा? इसके बाद संशोधन हुआ 24वां संशोधन। 24वां संशोधन 24वां संशोधन में क्या कहा गया? 13(2) की कोई बात, मतलब अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के तहत संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब कि 13 में जो भी कहा गया है
13(1)(2) में, मतलब 2 में जो भी कहा गया है वो 368 के तहत संशोधन पर लागू नहीं होगी। 368 के तहत अगर संशोधन किया जाता है संविधान का तो उस पर लागू नहीं होगा। मतलब कि एक प्रकार से वो ये कहा, उस संशोधन में कह दिया गया कि 13(2) में जिन विधियों की बात की गई है, ठीक है, जिन विधियों की बात की गई है वो कोई भी बात 368 के तहत जो विधि आएगा, जो संविधान संशोधन विधि आएगी उस पर लागू नहीं होगा। ठीक, संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। मतलब ये संशोधन क्या किया, इस संशोधन ने 368 को फिर पावरफुल बना दिया। क्या पावरफुल बना दिया? अर्थात अब 368 के तहत किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। किसी भी भाग में, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अब क्या मतलब, फिर ये संशोधन ने इसको असीमित संशोधन की शक्ति दे दिया। ठीक, तो जाहिर सी बात है मामला फिर न्यायालय में जाना ही था, है ना। फिर मामला गया न्यायालय में। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम हाँ, अगला वाद क्या आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कब का मामला है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल राज्य 1973। ठीक है, इस वाद में भी 24वें संशोधन की वैधता पर विचार हुआ। 24वें संशोधन की वैधता पर विचार हुआ। वैधता पर क्या विचार हुआ? जैसा कि आपको पता ही है कि 24वां संशोधन ये कह रहा था कि 13(2) की कोई बात 368 के तहत संशोधन पर लागू नहीं होगी, संशोधन पर लागू नहीं होगी। यही बात कहा था ना। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस 24वें संशोधन को अवैध नहीं घोषित किया गया, अवैध घोषित नहीं किया गया, घोषित नहीं किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, ये तो सही है, अवैध नहीं घोषित किया गया, मतलब वैध मान लिया गया। चलो ठीक है, ये संशोधन वैध है, 13(2) की कोई बात लागू नहीं होगी। लेकिन साथ ही एक नया कंसेप्ट दिया। नया कंसेप्ट क्या दिया? बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा का सिद्धांत। क्या दिया? मूल ढांचा। उसने ये कह दिया कोर्ट ने 1973 के निर्णय में कि 368 के तहत संशोधन तो किया जा सकता है किसी भी भाग में। क्या? किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहां तक? लेकिन वहीं तक जहां तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो, जहां तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो, मूल ढांचा प्रभावित न हो। ठीक है, कुछ मूल ढांचे की पहचान भी की गई उस समय। और ये मूल ढांचा है क्या? मूल ढांचा है क्या?
ऐसा ही नहीं कि एक ही दिन में उसी निर्णय में सब कुछ प्रमाणित हो गया। इसमें यस्सी ने यह भी कहा कि मूल ढांचे की पहचान समय समय पर उच्चतम न्यायालय करेगा। क्या? समय समय पर उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या निकला? 368 के तहत संविधान में किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। ठीक, और इसका निष्कर्ष क्या निकला कि 24वां संशोधन भी अवैध नहीं हुआ और मूल ढांचा का सिद्धांत बरकरार रहा। इसके बाद आपको देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, है ना। मतलब कि 368 के तहत संशोधन किया गया, इसमें मूल अधिकार में भी, ठीक है, और मूल अधिकार में संशोधन किया गया, वो शून्य नहीं हुआ। मतलब कि इस मूल ढांचे का सिद्धांत को अपनाया गया और कुछ मूल ढांचे की पहचान जो अब तक की जा चुकी है वो क्या क्या है? मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के मूल संरचना, भारतीय संविधान की मूल संरचना जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, 368 की शक्ति के द्वारा भी, आर्टिकल 368 की शक्ति के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। जब ये जैसे भी लेटेस्ट निर्णय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में आपको पता है, न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में, जिसमें जजों की नियुक्ति लेटेस्ट है। जजों की नियुक्ति किसको दिया गया था? एक आयोग को, ठीक, एक आयोग को, और उस आयोग में कार्यपालिका के भी सदस्य थे और न्यायपालिका के भी सदस्य थे। ठीक, तो ये बात जब गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इसमें कार्यपालिका का दखल बढ़ेगा, ठीक है, अगर जजों की नियुक्ति कार्यपालिका के सदस्य भी उसमें भाग लेंगे तो कार्यपालिका का दखल बढ़ेगा और ये कार्यपालिका में हस्तक्षेप, मतलब न्यायपालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप, ये मूल संरचना के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त कर दिया। अर्थात अब नियुक्ति जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा नहीं बल्कि पूर्व के कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही होगा। ठीक, तो हम अभी इस पर विचार करते हैं कि अभी तक मूल संरचना की पहचान, किन किन मूल संरचना की पहचान की गई है। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता। क्या? संविधान की सर्वोच्चता, ये हमारा मूल संरचना है। ठीक है। दूसरा, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक तथा गणराज्यात्मक प्रकृति। ठीक, मतलब लोकतांत्रिक राज्यात्मक प्रकृति। ठीक है, मतलब जो भारतीय राजनीति है वो सार्वभौम, क्या है भारतीय राजनीति? सार्वभौम लोकतांत्रिक और गणराज्य। इसकी प्रकृति को चेंज करने वाला कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला मूल ढांचा क्या हो सकता है? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। क्या? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। ठीक, जैसा कि आपको पता ही है कि मूल अधिकारों में भी तमाम धर्मनिरपेक्ष चरित्र स्पष्ट रूप से है। जैसे 15, 16 या अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अधिकार, ये सारे क्या है? धर्मनिरपेक्ष चरित्र प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता की बात प्रस्तावना में भी कही गई है। तो ये भी एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी क्या है? मूल ढांचा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगला क्या है? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच
शक्ति का विभाजन। क्या? विधायिका, हाँ, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन है ना। तो ये भी मूल ढांचा है, मूल बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसा भी ये शक्ति का विभाजन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात विधायिका का कार्य कार्यपालिका नहीं कर सकती, कार्यपालिका का कार्य न्यायपालिका नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। ठीक, फिर इसके बाद अगला क्या है? अगला है संविधान का संघीय स्वरूप। संविधान का संघीय स्वरूप, संघीय स्वरूप ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर सरकार चाहे कि संघीय स्वरूप समाप्त करके कुछ राज्यों के अधिकारों में कटौती करे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। अगला क्या है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, मतलब राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करने वाला कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर अगला क्या है? राष्ट्र कल्याणकारी राज्य। क्या? कल्याणकारी राज्य। ठीक है। कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। भारत कल्याणकारी राज्य है, न कि पुलिस राज्य है। सम्राट अशोक के काल से ही कल्याणकारी सिद्धांत भारत में है। ठीक है। तो ये भी भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ठीक है। इसके बाद क्या है? नहीं, कल्याणकारी राज्य न्यायिक समीक्षा भी है। ठीक है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी, न्यायिक समीक्षा जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भी क्या है? ये भी मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। जबकि हमने आप सबको भी बताया ना कि न्याय पुनर्विलोकन स्पष्ट वर्णन भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो 13, 32, 224 के तहत ऐसी शक्ति धारण करता है। तो न्यायिक समीक्षा भी क्या है? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर, न्यायिक समीक्षा। ठीक। इसी तरह न्यायिक समीक्षा वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा। क्या? वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, है ना। वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा ये सब आपके प्रस्तावना में भी मिलेंगे। ठीक। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 की व्याख्या भी है, आर्टिकल 21। ठीक है। आर्टिकल 21, 21 की व्याख्या भी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अर्थात ये भी मूल ढांचा है ना। फिर इसके बाद है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली मतलब अगर भारत ये चाहे कि हम संसदीय प्रणाली के समाप्त करके अमेरिका की अध्यक्षीय या प्रणाली स्वीकार करते हैं तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि संसदीय प्रणाली हमारे, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर कानून का शासन, कानून का शासन ये आपको पता ही है, कानून का शासन होना बहुत जरूरी है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर है। और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सौहार्द संतुलन। क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक। और क्या है? मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक, तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच
तत्वों के बीच सौहार्द संतुलन। सौहार्द संतुलन मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप अभी देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन निर्देशक तत्व में एक जगह समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। तो यहाँ पर कोर्ट का मत यह है कि दोनों में मतलब सौहार्दपूर्ण संतुलन क्या है? सौहार्दपूर्ण संतुलन ये बेसिक स्ट्रक्चर है दोनों में, मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है। फिर समत्व का सिद्धांत, समत्व का सिद्धांत। फिर इसके बाद और क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक, निष्पक्ष चुनाव, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चुनाव होना ही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्या? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको छीना नहीं जा सकता। ठीक, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और क्या है? न्यायपालिका संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ये भी ध्यान दीजिए। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, क्या? सीमित शक्ति, संशोधन की सीमित शक्ति, असीमित नहीं, जैसा कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है? असीमित शक्ति है, और भारत में संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है। ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, प्रभावकारी पहुंच, इसका मतलब क्या है भाई? अगर समाज का ऐसा भी वर्ग है जो कि न्याय मांगने तक पहुंच ही नहीं पाता, तो भी ये प्रभावकारी पहुंच होनी चाहिए। ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सुनिश्चित करना है राज्य को। ठीक है। और क्या है? न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व। जैसे ये मौलिक अधिकारों के सार तत्व, संक्षेप में केवल आप लिखिए कि मौलिक अधिकारों के सार तत्व, मौलिक अधिकारों के सार तत्व। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकार, सारे मौलिक अधिकार मिलकर अंततः कौन सा सार तत्व प्रस्तुत करते हैं, अंततः उनका क्या निष्कर्ष निकलता है। अब जैसे संपत्ति के कानून में संशोधन तो कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार के मूलाधिकार में संशोधन कर दिया गया, लेकिन अगर उसका सार तत्व प्रभावित होता तो ऐसा संशोधन नहीं हो सकता था। ठीक है। और क्या है? और अनुच्छेद आर्टिकल 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय को कुछ शक्तियां हैं, 32 में है। ठीक है। 136, 141, 142 ये इतने आर्टिकल्स हैं। इसके तहत जो भी शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को मिली हैं, जैसे आर्टिकल आदेश को लागू करवाना, रेट निकालना, ये सब जो भी शक्तियां मिली हैं, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है। 226, 227 ये सब जो उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं, ये सब भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब आधारभूत संरचना। क्या है? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना को बदला नहीं जा सकता। क्या? बदला नहीं जा सकता,
किसके द्वारा? 368 के संशोधन के द्वारा, संशोधन के द्वारा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि संसद की शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति क्या है? हाँ, संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है। ठीक है, आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।